अतकारी देख रहे हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें मैं ज़मीन पर जाके देखा हूं जहां किसानों ने मेरे मुँह पे कहा है कि मेरे साथ 1400-1500 रुपये प्रति क्विंटल दलाली ली गई है। उन अतकारी सुन रहे हैं तो उनके लिए क्या हिदायत देना चाहते हैं? देखिए, योगी मोदी सरकार की तो है कि किसान के सीधे खाते में पैसा भेजते हैं। अगर कहीं ऐसी बात हो तो हमारे जनप्रतिनिधियों को और कार्यकर्ताओं को बताएंगे। ऐसे अधिकारी निश्चित रूप से दंडित किए जाएंगे। जनता का राज में मेरा नाम है अवधेश पाल। बड़ी खुशी की बात है कि आज चरखारी में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष बीजेपी के श्री प्रकाश पाल जी और महोबा जिले के अध्यक्ष अवधेश गुप्ता जी और हमीरपुर जिला के जिलाध्यक्ष बीजेपी से सुनील पाठक जी पधारे हुए हैं। तो आज कार्यक्रम था बार संघ के जो चुनाव हुए हैं उनके अध्यक्ष और महामंत्री की शपथ ग्रहण थी। तो उस कार्यक्रम में श्री प्रकाश पाल जी पधारे थे। सर, बहुत स्वागत है। कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा। नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण था। मुझे आमंत्रित किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आमंत्रित किया और यहाँ के अधिवक्ताओं के साथ और यहाँ नागरिकों और कार्यकर्ताओं से मुझे भेंट करने का अवसर मिला। उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ सब देख रहा था कि आप दाल माड़े देसी बुंदेली भोजन खा रहे थे। उस खाने को चक्कर मुझे किसानों की याद आ जाती है। यहाँ बीच में किसानों की समस्या रही खाद की और अभी भी मूंगफली को लेकर सर क्षेत्र में बहुत आवाज़ें उठाई गई। इसके लिए सरकार क्या प्लानिंग कर रही है? देखिए, अगर आप 2014 से पहले देखेंगे बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड एक एक बूंद पानी के लिए तरसता था। आपके यहाँ चित्रकूट में डाकुओं का आतंक था, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब से मोदी सरकार आई है तो बुंदेलखंड के लिए एक नया पैकेज और बुंदेलखंड के विकास के लिए, चाहे योगी सरकार हो मोदी सरकार हो, अब पेयजल का हर घर नल जल के माध्यम से जल पहुंचाया गया है। नहीं तो यहाँ एक बीभत्स गीत मैं भी यहाँ बहुत समय तक रहा हूँ, महिलाएं गीत गाती थी, गगरी न फूटे खसम न फूटे। इतना बीभत्स गीत कोई गा सकता है? ये दुख भरी कहानी थी बुंदेलखंड की। अब ये गीत गाने की महिलाओं को ज़रूरत नहीं, उनके घर में नल से जल पहुँच रहा है। यहाँ सिंचाई के लिए भी मैं आ रहा था तो नहर लबालब भरी दिखाई पड़ती थी सिंचाई के साथ। बुंदेलखंड में इतनी भूमि है कि अगर इसको पूरा जल केवल उपलब्ध करा दिया जाए तो पूरा बुंदेलखंड पूरे यूपी को खिला सकता है। निश्चित रूप से लगातार बुंदेलखंड की आप देख रहे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है और इससे लोग दिल्ली हो चाहे बाकी शहरों से कनेक्टिविटी हो, निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। यहाँ सुशासन का राज है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे बुंदेलखंड एक परंपरा को निर्वहन करने वाला क्षेत्र है। चाहे यहाँ का खान पान हो, पूरी दुनिया जहाँ मोटे अनाजों की ओर आज नज़र लगाए है, क्योंकि हमारा खान पान इतना दूषित हो गया है कि भारत में बहुत आज बीमारियाँ ऐसी, चाहे शुगर हो चाहे बीपी हो और चाहे रासायनिक खादों के कारण से कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ, और बुंदेलखंड ही है कि जो अच्छा खान पान उपलब्ध करा सकता है। कुछ और इस परंपरा को अगर अपनाएगा तो निश्चित रूप से देश को एक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बुंदेलखंड एक मार्गदर्शन कर सकता है। क्योंकि सर आपको बुंदेलखंड की जिम्मेदारी है, तो बुंदेलखंड के लिए सर मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में देखा कि चाहे हमीरपुर सीट हो या आपकी जालौन सीट हो, काफ़ी जनता का रुख बीजेपी की तरफ से पलटता हुआ दिखाई दिया। 27 के चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? प्रत्याशियों को क्या हिदायत दी जा रही है? देखिए, कई बार चुनाव में जनता को लोग झूठे आश्वासनों पर गुमराह कर लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक होता नहीं। दुनिया में बैठी तमाम ताकतें जो मोदी सरकार से उनके एजेंडे भारत में नहीं चल पा रहे थे, जार्ज सोरस जैसे लोग जिन्होंने घोषणा किया था कि मैं मोदी सरकार हटाने के लिए $1 बिलियन खर्च करूँगा, और जार्ज सोरस के सहयोग से इंडी गठबंधन एक दुष्प्रचार का मोदी सरकार के विरुद्ध ऐसा अभियान चलाया, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, महिलाओं को खाते में 8,500 खटाखट भेजेंगे, युवाओं को 1 लाख रुपया देंगे, ऐसा झूठ का प्रचार किया। और भोली भाली जनता के साथ उन्होंने किस तरीके से 4 जून के बाद कांग्रेस के दफ्तर में, चाहे बंगलौर हो चाहे लखनऊ, महिलाएं वो गारंटी कार्ड लेकर पहुंची थी जहां उनको खटाखट की जगह डंडे मारकर फटाफट भगाया गया। और जनता समझ चुकी है। आप उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, उन दलों को सबक सिखाना जनता ने शुरू कर दिया है। जो आरक्षण संविधान का है, भाजपा ही है जो संविधान के अनुसार चलती है, बाबा साहब का सम्मान करती है। अगर आप संविधान सभा में देखें तो कांग्रेस ने 1946 में बाबा साहब को संविधान सभा में ना जाने पावे
उनको उनके विरुद्ध प्रचार करके उनको संविधान सभा में नहीं पहुंचने दिया। बाद में उपचुनाव से जिस क्षेत्र से वो खुलना क्षेत्र से लड़े वो बाद में पाकिस्तान चला गया, आजकल वो बांग्लादेश में है, उसको कांग्रेस ने पाकिस्तान को सौंप दिया। फिर बाबा साहब उपचुनाव हिंदू महासभा के सहयोग से पुणे से लड़े थे। तो जिस संविधान की बात करते हैं, जो बाबा साहब अगर संविधान में ना होते तो संविधान बनाने में उनका योगदान नहीं होता और कांग्रेस ने उनको संविधान सभा में नहीं जाने दिया। फिर 52 में आम चुनाव होता है तो बाबा साहब उत्तर मुंबई से चुनाव लड़े। कांग्रेस ने उन्हीं के निजी सचिव NS काजोलकर को उनके विरुद्ध चुनाव लड़ाया था और वो नेहरू ने 2 बार प्रचार किया। इतनी चुनाव में अनियमितता की गई, 74,000 वोट इनवैलिड हुए। बाबा साहब ने रिकाउंटिंग की मांग की, कोई उनकी मांग नहीं स्वीकारी, 14,800 वोटों से हराया। फिर भंडारा से उपचुनाव लड़े 1954 में, वहाँ भी कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा, बाबा साहब को हराया। तो ना तो कांग्रेस संविधान के प्रति है और बाबा साहब को भी कोई सम्मान नहीं दिया। उनको 2 बार जीते जी वो लोकसभा नहीं पहुंच पाए, ये कांग्रेस ने उनके खिलाफ साजिश किया। नेहरू ने अपने जीते जी भारत रत्न लिया, इंदिरा ने लिया, राजीव गांधी को दिया गया, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। जबकि उनके विरुद्ध लड़े NS काजोलकर को पद्मश्री कांग्रेस ने दिया था। तो ये तमाम चीज़ें, संविधान की बात करते हैं 1975 में कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने केवल इस बात पर कि चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन रद्द किया था, उनका 6 साल के लिए चुनाव प्रतिबंधित कर दिया था, तो उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए भारत में आपातकाल लागू कराया था। संविधान को पूरा एक तरीके से रौंदा था, सारे विपक्षी दलों को जेल में डाला था, सारे मीडिया को प्रतिबंधित किया था, सेंसरशिप लागू हुई थी, सारे अखबार के दफ्तरों की 25 जून रातों रात बिजली काटी गई थी और मनचाही खबरें अगर ना छापने वालों को क्या उनका हंस रोता था। कैसे कैसे उस समय संविधान संशोधन हुआ है। अब तक संविधान में 105 से अधिक संविधान संशोधन हुए हैं, जिसमें 75 से अधिक कांग्रेस ने किए हैं। बाबा साहब के संविधान में वक्फ बोर्ड की कोई जगह नहीं थी, लेकिन 1955 में नेहरू वक्फ बोर्ड लाए। आज भारत की पाकिस्तान से अधिक जमीन वक्फ बोर्ड के पास पहुंच गई। बाबा साहब के संविधान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं था, इंदिरा गांधी उसको 73 में लाई और अपने को सरकार में बनाए रखने के लिए कैसे कैसे संविधान संशोधन किया। 38वां संविधान संशोधन अगर आप पढ़ेंगे तो इस बात के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी संविधान की समीक्षा न कर पावे। 29वां इसलिए लाए कि उनके चुनाव को, प्रधानमंत्री के चुनाव की न्यायपालिका समीक्षा नहीं कर सकती है, और इसको इतना आनन फानन में लाए कि अगर उसकी तारीखें आप राज्य को विधानसभाओं में, और 10 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके उसको कानून बनाया था। ऐसे अपने मनमाने तरीके से कानून को रौंदने वाले संविधान आरक्षण की बात करते हैं, और जो खुद जिन्होंने संविधान को रौंदा, बाबा साहब का जीते जी कोई स्मारक नहीं बनाया। बाबा साहब मऊ में पैदा हुए, कोई स्मारक नहीं। बाबा साहब ने इंग्लैंड में जहाँ शिक्षा ली उसका स्मारक नहीं, वहाँ दीक्षा लिया नागपुर में उसका कोई स्मारक नहीं। ऐसे बाबा साहब ने 26 अलीपुर रोड दिल्ली में उन्होंने अंतिम संस्कार, अंतिम सांस ली, उसका नहीं। मोदी सरकार ने उनकी जन्मभूमि नागपुर महू को और उनकी शिक्षा भूमि को, इंग्लैंड में हॉस्टल को खरीद कर बनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में ली तो दीक्षा भूमि को स्मारक। बाबा साहब ने 26 अलीपुर रोड में अंतिम सांस लिया, उसको भी स्मारक बनाया। और उनका आज मनमोहन सिंह के वो अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में स्थान की बात करते हैं। बाबा साहब का दिल्ली में निधन हुआ था और मुंबई के हिंदू मिल कॉलोनी कैंपस में उनका अंतिम संस्कार हुआ था, उसको भी मोदी सरकार ने स्मारक बनाकर पंचतीर्थ बनाए। दिल्ली पर बाबा साहब जी सब दिल्ली पर आ ही गए हैं, तो दिल्ली चुनाव बहुत जल्द हैं, वहाँ क्या प्रदर्शन होने वाला है? और 2 बार से जी केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे। हाँ, अन्ना का हाथ पकड़कर उनको सवार करके और उनका ठग के केजरीवाल ने एक नई पार्टी खड़ी करके किस तरह से जनता को गुमराह किया है, और चाहे उन्होंने किस तरह से घोटाले, अभी तक हम सुनते थे कि नहीं लोग शराब में भी घोटाला करके, मतलब समझिए कि शराब घोटाला, दवा घोटाला, शिक्षा घोटाला, अन्य घोटाले किए। और अर्बन नक्सली आदमी है, देश के लिए खतरनाक है और जनता धीरे धीरे समझ चुकी है। मुझे लगता है कि सारे भ्रष्टाचारियों की अगर कोई तुलना करते, अगर कोई भ्रष्टाचारियों के सींग होते तो मैं केजरीवाल को यही कहूँगा कि वो 12 सिंघा होते उसमें से। इस तरह का वो भ्रष्टाचारी कोई ऐसा तरीका नहीं कि जो भ्रष्टाचार था। जमुना को किस तरीके से उन्होंने साफ करने कहा था, आज गंदा नाला बना दिया है। तो हर क्षेत्र में चाहे जल व्यवस्था में घोटाला हो,
इतने घोटालों में गिरे और जनता निश्चित रूप से इस बार 8 फरवरी को दिल्ली में कमल करेगी। सर, बुंदेलखंड के लिए और क्या क्या सौगातें मिलने वाली हैं यहाँ की किसानों के लिए, और क्या क्या सोच रही है सरकार? देखिए, सरकार ने बुंदेलखंड की एक पहचान है, यहाँ जो मोटे अनाज का यहाँ पर बहुत प्रचलन था, कम पानी में। मुझे लगता है कि मोदी जी ने 2023 को जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया था, आज दुनिया में मिलेट्स की मांग बढ़ी है और बुंदेलखंड इसको पूरा करने की क्षमता रखता है। तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के यहाँ किसानों को जब मोटे अनाज की मांग होगी, क्योंकि अब तो शायद थोड़ा बहुत दान होने लगा है, नहीं तो यहाँ कम पानी के कारण से दलान तिलान जो होते थे, मुझे लगता है कि यहाँ मोटे अनाजों का बाजरा, जौ, चना इस तरह से बढ़ेगा तो किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी। और आज जैविक खाद की ओर जो बढ़े, क्योंकि रासायनिक खादों के भोजन से लोग धीरे धीरे बच रहे हैं, तो बुंदेलखंड को मोदी की योजनाओं से बहुत लाभ मिलेगा। सबको आवास मिल रहा है, सबके घर बन रहे हैं, बिजली मिल रही है, तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा। सर, चलते चलते मैं एक सवाल और कहूँगा कि जो अधिकारी देख रहे हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें मैं ज़मीन पर जाके देखा हूँ जहाँ किसानों ने मेरे मुँह पे कहा है कि मेरे साथ 1400-1500 रुपये प्रति क्विंटल दलाली ली गई है। उन अधिकारी सुन रहे हैं तो उनके लिए क्या हिदायत देना चाहते हैं? देखिए, योगी मोदी सरकार की तो है कि किसान के सीधे खाते में पैसा भेजते हैं। अगर कहीं ऐसी बात हो तो हमारे जनप्रतिनिधियों को और कार्यकर्ताओं को बताएंगे, ऐसे अधिकारी निश्चित रूप से दंडित किए जाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे श्री प्रकाश पाल जी और